ओके, अभी क्या प्रिया, अब स्टार्ट किया बेटा मैंने, कल पहले याद कराओ ताकि भूल ना जाए। मुझे बताओ, जो डिस्कशन हमारा चल रहा था उस पे था कि हम इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को कैसे कैलकुलेट करें, और इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस के लिए मुझे बताओ क्या हमें आरई कैलकुलेट करना होता है? क्या कैलकुलेट करना होता है आरई? आरई कैलकुलेट करने के लिए देयर आर थ्री मॉडल्स। एक तो सीएपीएम मॉडल है, एक है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, और तीसरा मॉडल आपका जो आता है वो कौन सा मॉडल है आपका? तीसरा मॉडल जो आपका आता है अर्निंग यील्ड मॉडल। कौन सा मॉडल है आपका? अर्निंग यील्ड मॉडल। चलो फटाफट मुझे बताओगे, फटाफट बताओगे कि डिविडेंड पीएम होता क्या है, सीएम में होता क्या है? आरई कैलकुलेट करने के लिए क्या हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? क्या फॉर्मूला क्या है, बोलो फटाफट। आरई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? बोलो धनाधन, आंसर चाहिए। हाँ बेटा, एक अभी वो नेट कनेक्शन थोड़ा ये हो गया था, नेट कनेक्शन थोड़ा ये अनस्टेबल था। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, करेक्ट है बेटा। रिपीट्स द नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके ओके सिमी, मैंने ये पूछा था बेटा कि सीएपीएम मॉडल को, सीएपीएम मॉडल नहीं, सीएपीएम मॉडल में आरई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सीएपीएम मॉडल में आरई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? सीएपीएम मॉडल में आरई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? अभी भी आवाज नहीं आ रही क्या बेटा आपको? नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा? हाँ वैष्णवी, मुझे लग रहा है मेरे यहाँ पे तो टकाटक है नेटवर्क, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। करेक्ट है, आर एफ प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट आर एम माइनस आर एफ। खुशबू ने करेक्ट आंसर दिया, करेक्ट है। बेटा मुझे एक बात, मुझे सोच के बताओगे प्लीज, हाँ ध्यान से। ज्योति ने भी करेक्ट आंसर दिया, करेक्ट है सर। इधर बारिश हो रही है सिमी, वेरी गुड। आवाज नहीं आ रही है, बारिश की तो आवाज आ रही है ना? हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है स्नेहा, दिस बिट प्रॉब्लम। अब सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड हो जाए। अब मैंने है ना आज वाईफाई इंस्टॉल करने वाले को बुला लिया है, तो थोड़ा मेरे यहाँ से भी नेट प्रॉब्लम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चला बेटा, सीएपीएम मॉडल का मानना ये था कि अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो, कोई बैंक की एफडी में इन्वेस्ट करते हो, तो ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सीएपीएम मॉडल ये कहता है कि अगर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो रिस्क तो है। और सीएपीएम मॉडल ने इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया था, नंबर वन सिस्टमेटिक रिस्क, नंबर टू अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स होता है, इकोनॉमी में कोई चेंज होने की वजह से मार्केट पे जो इम्पैक्ट आती है, हम वो रिस्क को कौन सा रिस्क कहते हैं? सिस्टमेटिक रिस्क कहते हैं। अनसिस्टमेटिक रिस्क वो रिस्क है जो कंपनी के इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आता है। और सीएपीएम मॉडल का मानना ये है कि अनसिस्टमेटिक रिस्क गेट्स कैंसल विद ईच अदर। अनसिस्टमेटिक रिस्क एक दूसरे के साथ क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। इसीलिए सीएपीएम मॉडल अनसिस्टमेटिक रिस्क को कंसिडर करता नहीं है। और जो बीटा है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बीटा रिप्रेजेंट सिस्टमेटिक रिस्क। और बीटा का मतलब क्या होता है? सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट। दिस इज द मीनिंग ऑफ बीटा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। बेटा स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम है, मैं मेरा वीडियो म्यूट कर रहा हूँ, मैं मेरा वीडियो म्यूट कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ स्ट्रीमिंग प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू म्यूट माय वीडियो। अब मेरी बात से ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना? आपको सुनना है। अब मुझे बताओ, तो ये मानना था, किसका मानना था? इसका सीएपी मॉडल का मानना था। अब हमें, मैंने कहा था ना कि टफ टाइम आता है इक्विटी के मतलब केई को कैलकुलेट करने के लिए। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आरई और केई में डिफरेंस क्या है? आरई और केई में डिफरेंस क्या है बेटा? आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आरई और केई में डिफरेंस क्या है? एनीवन कैन टेल मी अबाउट दिस डिफरेंस बिटवीन आरई एंड केई? एनीवन कैन टेल मी अबाउट डिफरेंस? हाँ आरई, हाँ इज एक्सपेक्टेशंस, करेक्ट है। आरई क्या है? एक्सपेक्टेशंस है। और के क्या है? कॉस्ट टू द कंपनी। परफेक्ट है बेटा, ये दो बातों को समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट है, सबका आंसर एकदम टकाटक है बेटा, सबका आंसर एकदम टकाटक है, सबका आंसर एकदम टकाटक है, एकदम टकाटक है। आरई क्या है? आरई है बेसिकली इक्विटी की एक्सपेक्टेशंस है, और के क्या है? इक्विटी की कॉस्ट टू द कंपनी। बेटा मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, देखते हैं बच्चे कितना समझ पाते हैं मेरी बात को।
मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, आरई और के में डिफरेंस क्यों आता है? आरई और के में डिफरेंस क्यों आता है? व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आरई एंड के? कंचन का कहना है फ्लोटेशन कॉस्ट, अंजलि का कहना है फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट। ओके, ओके, वंडरफुल। आरई और के में जो डिफरेंस है ये बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो आपका मानना क्या है? मैंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया था, अगर आपको याद आता होगा तो मैंने एग्जाम्पल क्या क्रिएट किया था? वो एग्जाम्पल ये था कि मैंने ये समझाने की कोशिश की थी आपको यहाँ पर कि शेयर मान के चलो कि शेयर मतलब एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया एक कंपनी के इक्विटी शेयर्स में 800 रुपीज। कितना इन्वेस्ट किया? 800 रुपीज। उसने जो इन्वेस्ट किया होगा, क्या वो P0 पे इन्वेस्ट किया होगा, करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट किया होगा क्या? लेकिन मुझे सोच समझ के आंसर करना। उसकी एक्सपेक्टेशंस 15% की हैं। आरी यहाँ पे रेडीमेड दिया था, मैंने ये भी बताया था, आरी वॉज रेडीमेड अवेलेबल। लेकिन कंपनी के पास जब आएगा तो P0 आएगा कि नेट प्रोसीड्स आएगा? कंपनी के पास जो 800 जब रिसीव होगा तो क्या पूरा 800 रिसीव होता है कि उससे कुछ कम रिसीव होता है? उससे कुछ कम रिसीव होता है। तो वो जो कम रिसीव होता है उससे हम नेट प्रोसीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे नेट प्रोसीड्स कहते हैं। और P0 में और नेट प्रोसीड्स में जो डिफरेंस है वो किस बात का है? फ्लोटेशन कॉस्ट का डिफरेंस है। तो आपको नहीं लगता है कंपनी को 120 रुपया कमाना था, 800 पे कितना, मतलब इक्विटी की एक्सपेक्टेशन कितने की थी? 800 पे 15% की थी, मतलब 120 की एक्सपेक्टेशन थी। अब ये 120 कमाने के लिए कंपनी के पास तो 780 आया था ना। कंपनी के पास तो कितना आया था? 780 आया था। कंपनी के पास तो सिर्फ 780 आया था। तो कंपनी को अब ये जो 120 कमाना है वो किस पे कमाना है? 780 पे कमाना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, 780 पे कमाना है तो माय क्वेश्चन टू यू, क्या केई आरई से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? केई आरई से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, माय क्वेश्चन टू यू, केई आरई से कम आएगा कि ज्यादा आएगा? केई आरई से ज्यादा ही आएगा ना बेटा, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। इसीलिए ध्यान रखना, केई और आरई के बीच में जो डिफरेंस आने का सबसे बड़ा रीजन जो है वो क्या है? आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है। वो क्या है? आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है। मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे और आंसर करोगे। एक बीटा के लिए रिस्क प्रीमियम, एक कंपनी, एक बीटा के लिए इन्वेस्टर्स डिमांड कर रहा है रिस्क प्रीमियम 7%। एक बीटा के लिए 7% डिमांड कर रहा है। तो बताओ दो बीटा के लिए, टू बीटा के लिए कितना डिमांड करेगा? 14%। टू बीटा के लिए कितना डिमांड करेगा? 14%। करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, 14%। अच्छा, इन बच्चों में से मैं उन बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने या तो अभी लेट ग्रुप ज्वाइन किया हो, या तो एफएम में और सीए में कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे पर्सनल कॉल करें। हम लोग या तो ग्रुप पे चैट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। मैं नहीं चाहता हूं बेटा, ध्यान रखना, जून अटेम्प्ट की एग्जाम थी जो पोस्टपोन हुई, करेक्ट है? एक रियलिटी को समझते हुए चलो। जब तक आप रियलिटी नहीं समझोगे ना तो रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रियलिटी ये है कि में भी दोनों ग्रुप देने वाले स्टूडेंट्स जो है वो हार्डली 10 या 15 है। जून में भी दोनों ग्रुप देने वाले स्टूडेंट्स हार्डली 10 to 15 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से भी कुछ रिपीटर्स हैं। मैं आपको ऑलवेज कहता हूं कि दो सब्जेक्ट ही आपको रुलाता है, वो है एफएम और सीए में। क्योंकि जनरल टेंडेंसी होती है कि जनरली 90% बच्चों का इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, और बच्चे उन सब्जेक्ट को इग्नोर भी करते हैं। तो मेरी उन बच्चों से तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पे आपको पास करा नहीं बैठे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको किस तरह से पास कराया जाए। मैं कहता हूं कि भले आपको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, जिसका इंटरेस्ट है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिसका इंटरेस्ट नहीं है। भले आपको ये सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन 50-60 मार्क पे पास तो होना पड़ेगा ना, 50-60 मार्क्स से पास तो होना पड़ेगा ना आपको। तो अभी भी अगर आपको कहीं टाइम है, अभी भी टाइम है, संभल जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी भी वक्त है, टाइम है, सब कुछ है, संभल जाना है आपको। मैं आप लोगों से तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ग्रुप पे शेयर करोगे, हम एक कॉन कॉल ले लेंगे, या तो हम वापस से क्या करेंगे ना कि मैं स्पेसिफिक उन जिन बच्चों को दिक्कत है उन बच्चों को लेके मैं जूम लाइव आ जाऊंगा, तो मैं बातें शेयर कर पाऊंगा। तो अभी से आपको एक प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलना स्टार्ट होगा, प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलना स्टार्ट होगा। तो क्या होगा कि अभी भी मैनेज कर पाओगे, कोप अप कर पाओगे, सारी बातों को लेके हम आगे बढ़ पाएंगे बेटा। तो प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये दोनों सब्जेक्ट को इग्नोर न करें।
हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, एम्पल टाइम है, मैं आपको सफिशिएंट रिवीजन करा के सफिशिएंट एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगा। जितना मैं करा रहा हूं, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बेटा शुभम एक बात ऑलवेज ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी कहता था, कंफ्यूजन वर्ड मत यूज करो। रेशियो एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको एक एक क्वेश्चन की 10-10 बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और 10 बार जब प्रैक्टिस करते हो तब 11th टाइम ऐसा लगता है कि हाँ अब कुछ समझ में आया। और सेकंड शुभम, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रेशियो एनालिसिस में फॉर्मूले तुरंत रिकलेक्ट होने चाहिए। तो सबसे पहले जब तक फॉर्मूले ही थरो नहीं होंगे, थरो होने चाहिए फॉर्मूले। थरो का मतलब समझ में आया? थरो का मतलब ऐसा हुआ कि जब आपको बताया गया और तुरंत आपने आंसर दिया, तो उसे थरो कहते हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं शुभम। शुभम यहाँ पे बात ये है कि आपको सर्टेन टॉपिक्स, मैं उसकी स्ट्रेटेजी आपको बताते हुए चलूंगा। ऑफ कोर्स रिवीजन भी हम लेंगे, लेकिन अगर आपने मेरे रेगुलर लेक्चर्स को भी ध्यान से देखा होगा तो उसमें भी मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन पे डाला हुआ है चीजों को। तो कंसिडरिंग दिस शुभम, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। थोड़ी प्रैक्टिस करना जरूरी बेटा, प्रैक्टिस करोगे तो दिक्कत नहीं होगी बेटा आपको, ऐसा है। तो कंफ्यूजन नहीं होगा 100%। बट ओनली थिंग कि जहां पे सब्जेक्ट वाइज अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है ना, कुछ मत करना, जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करना, उससे एक वर्ड ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। उतना भी करोगे 70-80 कहीं नहीं गया, 70-80 कहीं नहीं गया। और जिसको 100 आउट ऑफ 100 या 90 अप जाने की इच्छा है, उनको थोड़े एडिशनल एफर्ट्स देने पड़ेंगे, एडिशनल एफर्ट्स देने पड़ेंगे। आई होप यू डू गेट माय पॉइंट क्लियर बेटा। सेकंड मॉडल जो मैंने डिस्कशन किया था दैट वाज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। कौन सा मॉडल था आपका? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल था। मतलब डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में आरई कैलकुलेट करना है। आरई का मतलब होता है शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस को कैलकुलेट करना। तो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या डिविडेंड यील्ड को ध्यान में रखते हैं, और दूसरा किसको ध्यान में रखते हैं? ग्रोथ को ध्यान में रखते हैं। मैंने आपको डिविडेंड यील्ड पूरा समझा दिया था, मैंने आपको डिविडेंड यील्ड पूरा समझा दिया था। मुझे तब डिविडेंड यील्ड क्या था, डिविडेंड यील्ड क्या था बताओगे फटाफट? डिविडेंड यील्ड क्या था? धनाधन बताओगे डिविडेंड यील्ड क्या था? बेटा डिविडेंड यील्ड वो था कि मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लेके भी समझाया था आपको। मुझे बताओ, अगर मैं कोई कंपनी के शेयर्स में शेयर्स कर रहा हूं, तो वो तो आज की मार्केट प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करूंगा ना। अगर मैं रिलायंस के शेयर्स खरीद रहा हूँ, 100 शेयर्स परचेज कर रहा हूँ, और उसकी आज की मार्केट प्राइस कितनी है? 1 लाख रुपीज है। तो मेरा आज का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख रुपीज का है। मेरा आज का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख रुपीज का है। आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। मेरा आज का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1 लाख रुपीज का है। तो अब मुझे समझाओगे ये 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है, ये 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। तो रिलायंस ने, आपको पता है रिलायंस ने कल ही डिविडेंड डिक्लेयर किया। रिलायंस ने कल जो डिविडेंड डिक्लेयर किया, 6 रुपीज 54 पैसा पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो मुझे बताओ, जो रिलायंस ने डिविडेंड कल जो दिया होगा, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, क्या मार्केट प्राइस पे दिया होगा? कैलकुलेट जो किया होगा मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया होगा, कि रिलायंस ने वो डिविडेंड अपनी पेड अप वैल्यू पे कैलकुलेट किया होगा? किस पे कैलकुलेट किया होगा? पेड अप वैल्यू पे कैलकुलेट किया होगा। और जनरली हम फेस वैल्यू को ही पेड अप वैल्यू मानते हैं। किसको मानते हैं? फेस वैल्यू को ही पेड अप वैल्यू मानते हैं। इवन दो कल रिलायंस ने ये भी डिक्लेयर किया 15 शेयर्स पे वो एक राइट शेयर्स देगा। क्या देगा? एक राइट शेयर्स देगा। तो कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट की वजह से रिलायंस के शेयर्स की मार्केट प्राइस ऊपर चली गई। मैं अभी 20-25 दिन पहले की बात करूं, रिलायंस की मार्केट प्राइस 880 रुपीज पे ट्रेड हो रही थी, 900 रुपीज पे ट्रेड हो रही थी, 1000 रुपीज पे ट्रेड हो रही थी। और अचानक से 20-25 दिन में उसकी जो शेयर प्राइस है, वो शेयर प्राइस चली गई 1500 पे। कितनी चलेगी? 1500 पे। ऐसे उसके बहुत सारे रीजंस हैं। उसमें नंबर 1 रीजन ये है कि फेसबुक ने रिलायंस जियो का 9.9% स्टेक अक्वायर किया और 49,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया अप्रोक्सीमेटली। रिलायंस जो राइट इश्यूज लेके आ रही है, राइट इश्यूज लेके आने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि 55,000 करोड़ इससे वो रेज करेगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.5 लाख करोड़ का डेट है। कल मैं सीएनबीसी आवाज देख रहा था, तो सीएनबीसी आवाज में उन्होंने यही कहा कि रिलायंस ने जियो को जो फेसबुक ने जो स्टेक परचेज किया रिलायंस जियो से, तो उसके पास जो 49,000 करोड़ आया, अब जो राइट शेयर्स इश्यू करेंगे उससे जो 55,000 करोड़ आएगा, उससे वो रिलायंस अपने आप को डीलिवरेज करेगी। रिलायंस अपने आप को क्या करेगी? डीलिवरेज करेगी। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? रिलायंस कंपनी अपने आप को डीलिवरेज कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब तो टेक्निकल वर्ड आपको समझ में आते हैं ना। रिलायंस अपने आप को क्या करने जा रही है? डीलिवरेज करने जा रही है। तो व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? मतलब रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट में 1.5 लाख करोड़ का डेट दिख रहा है, 1.5
है, इससे वो करेगी, आपका पेमेंट कर देगी, अपने डेट का पेमेंट कर देगी, तो क्या उसका डेट रिलीज होगा, क्या डेट कम हो जाएगा क्या यहाँ पे? ये तो लिवरेज, तो हाँ, डेट कम होने से कौन सा लिवरेज कम होता है? फाइनेंशियल लिवरेज कम होगा। तो सर क्या रिलायंस को डेट का बेनिफिट नहीं लेना है? अरे भाई डेट का बेनिफिट तो लेना है, लेकिन डेट का बेनिफिट लेने के लिए अनाप शनाप थोड़ी डेट उठा सकते हैं। और मैंने आपको प्रैक्टिकली भी जस्टिफाई किया, मैंने आपको थ्योरेटिकली भी जस्टिफाई किया। जब बिजनेस अच्छा तो डेट अच्छा। हो सकता है कि मुकेश अंबानी को लग रहा है कि आने वाले टाइम में बिजनेस बिजनेस जो है साइक्लिक रहेगा। साइक्लिक रहेगा मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कोई कंपनी डेट लेना प्रेफर करेगी कि डेट डेट कम करना प्रेफर करेगी? तो ये सिचुएशन में डेट ऑलवेज कंपनी क्या करना प्रेफर करती है? डेट कम करना प्रेफर करती है। बस ये सारी बातें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो आपने जो पढ़ा है वो सब प्रैक्टिकल पढ़ा है, इसलिए सारी बातें मैंने शेयर की आपके साथ। बट मान के चलो 100% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो बताओ 200% डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो 200% किस पे कैलकुलेट करेगी बेटा? अपनी पेड अप वैल्यू पे कैलकुलेट करेगी। और जनरली हम फेस वैल्यू को पेड अप वैल्यू मानते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 200% कितना होता है? 20 रुपीज होता है। तो मुझे बताओ रिलायंस कंपनी पर शेयर कितना डिविडेंड दे रही है? 20 रुपीज का डिविडेंड दे रही है। मेरे पास अगर 100 शेयर है तो 20 रुपीज कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या 2000 रुपीज हो जाएगा क्या यहाँ पे? तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, क्या मेरे 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या 2000 का डिविडेंड मिल रहा है क्या? तो 100 पे कितना मिलेगा? तो 100 पे कितना परसेंट आ रहा है? 2% आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है? 2% आ रहा है। दिस इज माय एक्चुअल डिविडेंड यील्ड, दिस इज माय एक्चुअल डिविडेंड यील्ड। कंपनी तो क्लेम कर रही है कि हम आपको 200% दे रहे हैं, लेकिन क्या क्या जेन्युइनली हाँ इन्वेस्टर्स के पास 200% आ रहा है कि उसके पास सिर्फ 2% आ रहा है? तो ये जो 2% आ रहा है उसे डिविडेंड यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिविडेंड यील्ड कहते हैं। बताओ मैंने फॉर्मूला यहाँ पे क्या इक्वेशन क्या अप्लाई किया था? 2000 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इसमें से मैं 2 जीरो कैंसिल कर दूं, 2 जीरो कैंसिल कर दूं, तो मुझे बताओ 2 जीरो कैंसिल करूंगा तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 20 रुपीज आएगा क्या? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 1000 रुपीज आएगा। तो मुझे बताओ जो 20 आएगा उसे हम क्या कहते हैं? डिविडेंड पर शेयर कहते हैं। जो 1000 आएगा उसे हम क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस पर शेयर कहते हैं। तो बताओ डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला डिविडेंड और किस तरह से लिखता हूँ रेशियो डी बाय तो आया है तो ना बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे, डाउट पूछोगे। इज दैट क्लियर टू यू? क्लियर है सर? मुझे बताओ, हाँ मुझे बताओ, जब भी हम डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से चलेंगे, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से जब हम चलेंगे तो कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, कॉमन सेंस अप्लाई करके मुझे बताना, क्या डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में आरई जब कैलकुलेट करते हो तो एक किसकी होती है? डिविडेंड यील्ड किसकी होती है? डिविडेंड यील्ड की होती है। समझ में आया कि नहीं आया? डिविडेंड यील्ड की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और दूसरी एक्सपेक्टेशन उसकी कैपिटल ग्रोथ की होती है। सर कैपिटल ग्रोथ का मतलब क्या? मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल लेके समझाया था। मैंने कहा था कि मैं आज अगर रिलायंस के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो आज की मार्केट प्राइस कितनी उसकी? 1000 है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं उसको 1 साल रखूंगा, 1 साल के लिए मैं इन्वेस्ट करूंगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन 1 साल के बाद की प्राइस की कितनी है? 1200 रुपीज है। तो मुझे बताओगे क्या 20%, क्या आपको नहीं लगता है मुझे नहीं, मतलब मैं जो कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? 20% का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैं जो कैपिटल एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कितने परसेंट का कर रहा हूँ? 20% का कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं उसको 1 साल होल्ड करके रखने वाला हूँ तो बीइंग अ इन्वेस्टर मेरी दो एक्सपेक्टेशंस होगी, एक तो डिविडेंड की होगी, दूसरे कैपिटल एप्रिसिएशन की होगी। किसकी होगी? कैपिटल एप्रिसिएशन की होगी। और उसी कैपिटल एप्रिसिएशन को हम ग्रोथ के नाम से बुलाते हैं। किसके नाम से बुलाते हैं? ग्रोथ के नाम से बुलाते हैं। तो मुझे बताओ आरई कैलकुलेट करने का ये लॉजिकल तरीका है कि नहीं है? तो लॉजिकल तरीका क्या है? तो एक तो डिविडेंड यील्ड की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, दूसरी एक्सपेक्टेशन किसकी होगी? उसकी ग्रोथ की होगी। ये हमने किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचा? हमने इक्विटी शेयरहोल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचा। तो क्या हमें आरई मिल जाएगा? क्या क्या मिल जाएगा बेटा? हमें आरई मिल जाएगा। लेकिन हमें बेसिकली कैलकुलेट क्या करना होता है? आरई कैलकुलेट करना होता है कि केई कैलकुलेट करना होता है? आरई कैलकुलेट करना होता है कि केई कैलकुलेट करना होता है? तो अब मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बता दो, केई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? केई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मुझे बताओ, जब जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो कंपनी के पास क्या करंट मार्केट प्राइस आती है कि नेट प्रोसीड्स आता है? कंपनी के पास करंट मार्केट प्राइस आती है कि नेट प्रोसीड्स आता है? ऑफ कोर्स क्या आता है? नेट प्रोसीड्स आता है। तो जहां पे P0 है, क्या उस P0 को रिप्लेस करके क्या मैं नेट प्रोसीड्स लिख सकता हूं क्या? जैसे मैं P0 को रिप्लेस करके नेट प्रोसीड्स लिख दूंगा, आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। क्या मुझे केई का आंसर मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? केई का आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे।
अगर समझ में आया है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो ना बोलोगे बेटा। तो क्या मुझे केई का आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मुझे केई का आंसर मिल जाएगा। मुझे किसका आंसर मिल जाएगा? केई का आंसर मिल जाएगा। तो बस मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं बात वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि आरई और केई में डिफरेंस क्या जाता है। जहां पे P0 है, जहां पे क्या है, P0 है, वहां पे क्या लिख दो? नेट प्रोसीड्स लिख दो, बात खत्म, बात खत्म। यू गेट माई पॉइंट वेरी क्लियर। अब एक सेकंड मुझे बताओ, एक सेकंड मुझे बताओ, जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बच्चे समझ रहे, समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे, मैं देखना चाहता हूँ। मुझे एक क्वेश्चन बताओगे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो क्या होगा? फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो क्या होगा? फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो क्या होगा? क्या P0 इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स होगा? फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो करेक्ट है, सबका आंसर बराबर जा रहा है, एकदम परफेक्ट आंसर जा रहा है। क्या P0 इज इक्वल टू नेट प्रोसीड्स होगा? तो मैं कह सकता हूं क्या RE इज इक्वल टू KE होगा? क्या RE इज इक्वल टू KE होगा? सब एकदम टकाटक आंसर कर रहे हैं, सब एकदम टकाटक आंसर कर रहे हैं, सब एकदम बढ़िया आंसर कर रहे हैं, मजा आ गई। तो मुझे बताओ KE का फॉर्मूला क्या बन गया? हो सकता है बेटा आपके स्टडी मटेरियल को एक बार ओपन करके देख लेना, कहीं पे आरई पे डिस्कशन ही नहीं है, आरई पे कहीं पे डिस्कशन नहीं है। वो डायरेक्टली केई का फॉर्मूला लिखते हैं, और क्या फॉर्मूला लिखते पता है? कि D1 डिवाइडेड बाय P0। क्या लिखते हैं? D1 डिवाइडेड बाय P0। लेकिन मैंने इतना डिटेल डिस्कशन आपके साथ इसीलिए किया है, मैंने पहले ही कहा है कि ये पूरे टॉपिक का जो रिलेवेंस है आपके सीएमए में, टॉपिक नंबर 19, 20, 21, 22, चारों टॉपिक इसी टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इसी टॉपिक के साथ कनेक्टेड है। यू जस्ट कांट टेक अ चांस नॉट टू अंडरस्टैंड लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट, करेक्ट है? तो यू गॉट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट। अंटिल एंड अंडरस्टैंड यू डोंट अंडरस्टैंड कि आरई और केई के बीच का डिफरेंस क्या है, आप कोई भी स्टडी मटेरियल रेफर करोगे सब कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपके लिए, और वहां पे मिस्टेक्स भी है। आपको ये भी समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी कि स्टडी मटेरियल में मिस्टेक कहां पे किस किस तरह से हुई है करके। तो मुझे बताओ, जब ये फॉर्मूला हम रीड करते हैं, जब ये वाला फॉर्मूला रीड करते हैं, तो D1 क्या होता है? करंट डिविडेंड है कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड है? D1 कौन सा डिविडेंड है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड है। नेट प्रोसीड्स आपको समझ में आ गया? नेट प्रोसीड्स कैसे फाइंड करते हैं? करंट मार्केट प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्या नेट प्रोसीड मिल जाता है क्या? अगर आपको गलती से D0 देख के रखा हुआ है, क्या देख के रखा हुआ है? D0, तो क्या D0 से D1 पे जा सकते हो क्या? देख लो, यहाँ पे मैंने कुछ एक एग्जाम्पल क्रिएट किया होगा। करंट मार्केट प्राइस 500 रुपीज है। करंट मार्केट प्राइस क्या है? 500 रुपीज है। एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या दिया हुआ है? 60 रुपीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 60 रुपीज दिया हुआ है। लेकिन मान के चलो आपके पास एक्सपेक्टेड डिविडेंड न देके करंट डिविडेंड भी तो दे सकते हैं। अगर करंट डिविडेंड दिया होगा तो क्या अवेलेबल होगा हमारे पास? D0 अवेलेबल होगा। तो D0 अवेलेबल होगा तो क्या उससे हम D1 फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो D1 का फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है श्रेयांश, D1 का फॉर्मूला क्या है? D0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस D। D0 इंटू, ये तो टाइम वैल्यू बनी है, टाइम वैल्यू बनी है, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? यहाँ पे D1 का फॉर्मूला क्या है? D0 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस D। ठीक है, ये समझाने के लिए बोला था मैंने, समझाने के लिए बोला था। अभी इसको ध्यान मत देना, इसको ध्यान मत देना। डोंट लुक एट दिस, डोंट लुक एट दिस। मैंने इसे बोल दिया कि अगर आपके पास D0 दिया है, क्या दिया है? D0 मतलब करंट डिविडेंड दिया है, तो विद द हेल्प ऑफ करंट डिविडेंड वुड यू बी एबल टू फाइंड द D1? यस, हम D1 फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, D1 फाइंड कर सकते हैं। तो मुझे बताओ, हमें RE फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? RE फाइंड करना है। तो RE का फॉर्मूला क्या होगा? D1 प्लस P0 प्लस D। तो D1 कितना दिया है? क्वेश्चन में रेडीमेड दे दिया है, कितना दे दिया है? क्वेश्चन में रेडीमेड दिया हुआ है 60। कितना है? 500। ये कितना है? 0.06। ध्यान रखना यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, जिससे रेगुलर लेक्चर्स देखा होगा वहां पे मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन किया है। ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा, तो आपका जी भी किस में होना चाहिए? फ्रैक्शन में ही होना चाहिए। आप जी को अगर परसेंटेज फॉर्म में लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। दोनों फ्रैक्शन, मैथमेटिकल मिसमैच कभी मत करना बेटा, क्योंकि आप 60 डिवाइड बाय 100 को जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर किस में आने वाला है? फ्रैक्शन में आने वाला है। तो आपको जी को भी किस में लिखना होगा? फ्रैक्शन में लिखना होगा। इट्स अ स्मॉल पॉइंट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मुझे बताओ 0.12 प्लस 0.06 कितना हो गया? 0.18। तो मुझे बताओ आपका कितना बन गया? 18% बन गया। क्या बन गया आपका? 18% बन गया। ये है, अगर आपके क्वेश्चन में फ्लोट कॉस्ट नहीं दिया है तो आपका मानना क्या है? क्या आरई और के में डिफरेंस आएगा कि नहीं? के भी 18% आएगा कि के 18% से कुछ कम ज्यादा आएगा? मैंने क्या पूछा? अगर आपके क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट 0 है, नहीं दिया है ये क्वेश्चन में, तो आपका नेट प्रोसीड्स क्या हो जाएगा? आपका नेट प्रोसीड्स हो जाएगा P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। तो 500 माइनस 0, तो ये कितना बन जाएगा? 500 रुपीज। तो मुझे बताओ D1 डिवाइडेड बाय, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 0.06, आंसर क्या आ गया? 18%। ये कॉमन सेंस दिमाग में फिट करना कि जब भी हमारे पास फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगा तो ये सिचुएशन में हम ऑलवेज, हमारा आंसर RE इज इक्वल टू क्या आएगा? के ही आएगा। P0 इज इक्वल टू क्या होगा? नेट प्रोसीड्स होगा। दिमाग में बात फिट हो गई क्या आपकी यहाँ पे? क्योंकि दिक्कत है बेटा, कोई दिक्कत है? ओके।
अर्निंग यील्ड मॉडल, कौन सा मॉडल है आपका? अर्निंग यील्ड मॉडल। मुझे बताओ अर्निंग यील्ड मॉडल है, अर्निंग यील्ड मॉडल में एक अजम्पशन के साथ हम ये मॉडल को पढ़ते हैं। कौन से अजम्पशन के साथ पढ़ते हैं? कि देयर इज नो ग्रोथ फर्म, इट इज नो ग्रोथ फर्म। मुझे कोई बता सकता है कि नो ग्रोथ फर्म क्या होता है? नो ग्रोथ फर्म क्या होता है? इज एनीवन कैन एक्सप्लेन मी कि नो ग्रोथ फर्म क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि नो ग्रोथ फर्म क्या होता है बेटा? करेक्ट है, श्रेयांश बोल रहा है ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस, ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस, ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस। मैंने एग्जांपल पहले भी लिया है बेटा, मैंने यहां पर भी एक एग्जांपल लिया है, ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। कंपनी ने पैट कमाया 1 लाख रुपीस, कितना कमाया पैट? 1 लाख रुपीस। प्रेफरेंस डिविडेंड 0 है, तो मुझे बताओ ये 1 लाख क्या अर्निंग्स अवेलेबल बनेगा? 1 लाख क्या बन जाएगा? अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर नहीं बनेगा, उसको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हाँ तो बताओ डिविडेंड पर शेयर, सॉरी डिवाइड, तो आपका ईपीएस कितना आएगा? डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करेंगे, मान के चलो इक्विटी शेयर्स है, तो आपका ईपीएस कितना आएगा? 10 रुपीज आएगा। जितना हमने कमाया था वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना हमने कमाया था वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितना हमने कमाया था, बताओ पर शेयर कितना कमाया था? 10 रुपया कमाया था, वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपको नहीं लगता ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस होगा? अरे बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं? बाकी बच्चे क्या हवा खा रहे हैं क्या? ये 2-4 बच्चे आंसर कर रहे हैं। मैंने क्या बोला? कंपनी ने अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना था? 1 लाख था, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय वे ऑफ डिविडेंड, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय वे ऑफ डिविडेंड, पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बाय वे ऑफ डिविडेंड। तो मुझे बताओ आपके पास 1 लाख में से, क्या 1 लाख में से अगर पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों, तो 1 लाख माइनस 1 लाख, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, क्या जीरो बचेगा आपके पास? रिटेन्ड अर्निंग क्या बचेगा? जीरो। अगर रिटेन्ड अर्निंग जीरो बचेगा तो बच्चों कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, मैं कह सकता हूं कि ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस है, मैं कह सकता हूं कि ईपीएस इज इक्वल टू डीपीएस है। ऑल गुड एंड अग्रीड? कि कोई दिक्कत? चलो वंडरफुल। ईपीएस इक्वल क्या होगा आपका? डीपीएस होगा। अब ध्यान से सुनोगे, सीएपीएम मॉडल, सीएपीएम मॉडल, अब एक सेकंड इसका डिस्कशन करना रह गया। तो इसका आरई का फॉर्मूला क्या है? आरई का फॉर्मूला है ईपीएस डिवाइडेड बाय पी0 मल्टीप्लाई बाय 100, ईपीएस डिवाइडेड बाय पी0 मल्टीप्लाई बाय 100। एक मिनट, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में क्या हम ग्रोथ अज्यूम करते थे? यस। बताओ यहां पे हम ग्रोथ अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम यहां पे ग्रोथ अज्यूम नहीं कर रहे हैं, हम यहां पे ग्रोथ अज्यूम नहीं कर रहे हैं बेटा, तो समझने की कोशिश करो। मैंने लिख दिया ईपीएस डिवाइडेड बाय पी0, क्या लिख दिया? ईपीएस डिवाइडेड बाय पी0। क्या आपको नहीं लगता है इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 करूं ना करूं, दैट डजंट मैटर बरा, उसके उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 पे मत जाना। आपको नहीं लगता है कि ईपीएस इज इक्वल टू क्या होगा? डीपीएस होगा। ईपीएस इज इक्वल टू क्या होगा? डीपीएस होगा। अरे बोलो हाँ या ना? ईपीएस इज इक्वल टू क्या होगा? डीपीएस होगा। नो ग्रोथ फर्म है, नो ग्रोथ फर्म है, नो ग्रोथ फर्म है, तो इंस्टेड ऑफ ईपीएस मे आई राइट डीपीएस, और इंस्टेड ऑफ डीपीएस मे आई राइट D1, इंस्टेड ऑफ ईपीएस मे आई राइट E1। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? सर आप ईपीएस की जगह पे डीपीएस क्यों लिखोगे? अरे दोस्तों जब नो ग्रोथ फर्म होगा तो जितना कमाया क्या उतना पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ध्यान से मेरी बात को सुनोगे तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, जितना कमाया पर शेयर कितना कमाया? 10 कमाया, वो 10 को ही क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर वही 10 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपका ईपीएस इज इक्वल टू क्या बन गया? आपका ईपीएस इज इक्वल टू क्या बन गया? डीपीएस बन गया। आपका ईपीएस इज इक्वल टू क्या बन गया? डीपीएस बन गया। आई होप यू कनेक्ट दिस पॉइंट क्लियर। तो मुझे बताओ इंस्टेड ऑफ, मैं इस तरह से लिख रहा हूं, आप मुझे हाँ ना में आंसर करके बताना मेरे पास लिखने की जगह कहां पर? ये रहा पर है। मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं कैसे लिख रहा हूं ध्यान से देखोगे। क्या मैं आरई इस तरह से लिख सकता था? आरई इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय P0। आप अग्रीड हो तो हाँ बोलोगे, नहीं अग्रीड हो तो ना बोलोगे। हाँ मैंने कहा मैं आरई का फॉर्मूला लिख सकता हूं D1 डिवाइड बाय P0। हाँ क्यों ऐसा? वाई? क्यों ऐसा? क्यों लिखूं ऐसा? क्योंकि ईपीएस इज इक्वल टू क्या है? डीपीएस है। करेक्ट तन्नू, बराबर है। प्रायुष बराबर है। ईपीएस इज इक्वल टू क्या है? डीपीएस है। करेक्ट है। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं E1 डिवाइड बाय P0, बोलो हाँ या ना? मैं ऐसा भी लिख सकता हूं E1 डिवाइड बाय P0। अग्रीड? अग्रीड ओके। मैंने ग्रोथ इसमें ऐड नहीं किया, प्लस जी नहीं किया। क्यों नहीं किया?
मैंने यहां पे प्लस जी नहीं किया, मैंने यहां पे प्लस जी नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैंने यहां पे प्लस जी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा? करेक्ट है, मैंने यहां पे प्लस जी नहीं लिखा बिकॉज वी अज्यूम दैट इट इज नो ग्रोथ फर्म। हम क्या अजम्पशन के साथ चल रहे हैं? ये नो ग्रोथ फर्म है। ऑल गुड एंड अग्रीड। बेटा जब केई का फॉर्मूला आपको डिराइव करना होता है ना, केई का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जहां पे पी जीरो है वहां पे क्या लिख दोगे? नेट प्रोसीड्स, बात खत्म। पी का फॉर्मूला आ गया, केई का फॉर्मूला आ गया, सॉरी केई का फॉर्मूला आ गया, केई का फॉर्मूला आ गया। आई होप यू गेट दिस पॉइंट, वेरी क्लियर। नाउ आर ई इज इक्वल टू, एक और तरीके से लिख सकता हूं, आर ई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। अच्छा, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो का फॉर्मूला यही होगा ना, मार्केट प्राइस एमपी, हाँ शॉर्ट फॉर्म में पी बोलेंगे, मार्केट प्राइस को क्या बोलेंगे? प्राइस बोलेंगे, और ईपीएस को क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। तो क्या ये पी रेशियो का फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। ये पी रेशियो का फॉर्मूला होगा कि नहीं होगा दोस्तों? दोस्तों हाँ करेक्ट है, करेक्ट है। तो अगर मैं आर ई को इस तरह से भी लिख सकता हूं, सर जस्टिफाई करके बताओ। मैथमेटिकली जब मैं इस तरह से लिखूं, वन पी डिवाइडेड बाय पी, आपको नहीं लगता है ये डिनोमिनेटर है? एक मिनट, इरेज हो गया। आपको नहीं लगता है ये डिनोमिनेटर है? आपको नहीं लगता है ई डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है? और मैथमेटिकली जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ई कहां पे आ जाता है? न्यूमरेटर में आ जाता है। तो क्या मैं उसको ई डिवाइड बाय पी लिख सकता हूं क्या? क्या लिख सकता हूं? ई डिवाइड बाय पी लिख सकता हूं क्या? अरे यस और नो? और बताओ, ई डिवाइडेड बाय पी इज नथिंग बट दिस, ई डिवाइडेड बाय पी इज नथिंग बट दिस। तो आर ई का एक और फॉर्मूला समझ में आया क्या? 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो से भी क्या आर ई निकल सकता है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में और ये फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये फॉर्मूला में और ये फॉर्मूला में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अग्रीड है तो हाँ बोलोगे, नहीं अग्रीड है तो ना बोलोगे। ऑल गुड एंड कनेक्टेड, ऑल गुड एंड कनेक्टेड। चलो वंडरफुल, सबको कनेक्ट हो रहा है, सबको कनेक्ट हो रहा है, परफेक्ट है, सबको कनेक्ट हो रहा है, परफेक्ट है। चलो ऑल गुड एंड कनेक्टेड, सभी लोग बोल रहे हैं हाँ कनेक्टेड। चलो टकाटक, तो ये समझ में आ गया। अभी बस कंक्लूड कर रहा हूं, तीनों मॉडल पे कंक्लूड कर रहा हूं, तीनों मॉडल पे कंक्लूड कर रहा हूं। अच्छा एक और बताओ, इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है? इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी में डिफरेंस क्या होता है? सुनोगे मेरी बात को ध्यान से। इंटरनल इक्विटी वो इक्विटी है, आपका रिटेन्ड अर्निंग जो है ना, आपका रिटेन्ड अर्निंग वो कौन सी इक्विटी है? इंटरनल इक्विटी है। आपका रिटेन्ड अर्निंग जो है ना वो कौन सी इक्विटी है? इंटरनल इक्विटी है। आपका रिटेन्ड अर्निंग जो है ना वो कौन सी इक्विटी है? इंटरनल इक्विटी है। सुनोगे कैसे, मुझे बताओ। कंपनी ने पैट कमाया 1 लाख, कितना कमाया? उसमें से क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। चलो 20,000। तो बताओ 80,000 को क्या कहेंगे? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी होल्डर। हाँ में आंसर करना, सिर्फ हाँ में आंसर करना। इसे हम क्या कहेंगे? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अग्रीड? मुझे बताओ, अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है, इसमें से इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 60,000 का। चलो 50,000 लिख रहा हूं। कितना लिख रहा हूं? 50,000 लिख रहा हूं। 50,000 का इक्विटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बताओ बचेगा कितना? कितना बचेगा? 30,000 बचेगा। मैं जो जो क्वेश्चन पूछूं उस पर आंसर करना। क्या ये 80,000 रुपीज जो है, क्या ये इक्विटी का है? हाँ ना में बोलना है, आंसर सिर्फ आपको हाँ ना में बोलना है, हाँ ना में बोलना है। करेक्ट है? हाँ ये इक्विटी का है। क्या उसमें से इक्विटी को डिविडेंड दे सकते हैं? दिया। तो बताओ ये बच्चा उसे क्या कहते हैं? इसे सरप्लस भी कहते हैं या तो इसे रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। हाँ ना में आंसर करोगे सिर्फ। इसे सरप्लस भी कहते हैं या तो इसे रिटेन्ड अर्निंग भी कहते हैं। मुझे बताओ ये बचा किस में से? जो इक्विटी का 80,000 था, क्या उसी में से बचा? तो कंपनी ने इतना रिटेन्ड किया, रिटेन्ड करने का कंपनी का लॉजिक क्या था? कंपनी का लॉजिक था फ्यूचर ग्रोथ। कंपनी का लॉजिक क्या था? फ्यूचर ग्रोथ। मान के चलो एक बंदा सीएस बनने के बाद वो उसका उसका मतलब उसका मंथली पेमेंट है, उसकी सैलरी है 2 लाख रुपीज। कितनी है? 2 लाख रुपीज। इट मींस ही इज बीन अर्निंग 24 लाख रुपीज पर एनम। और जितना कमाता है वो पूरा खर्चा कर देता है, बचाता कुछ भी नहीं है, बचाता कुछ भी नहीं है।
क्या लग रहा है, जितना कमा रहा है पूरा खर्चा कर देता है, तो क्या लग रहा है, क्या इसका ग्रोथ पॉसिबल है? क्या इसका ग्रोथ पॉसिबल है? वो जितना कमाएगा उतना पूरा खर्चा कर देगा, तो क्या उसका ग्रोथ पॉसिबल है? नहीं, ग्रोथ पॉसिबल नहीं है बेटा, ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। लेकिन कंपनी अगर कुछ रिटेन करेगी, तो क्या आगे ग्रोथ पॉसिबल होगा? तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, आपको नहीं लगता ये 30,000 इक्विटी का ही था? इक्विटी का, हाँ 30,000 इक्विटी का ही एक पार्ट है, इक्विटी को जो बिलोंग करता था उसी का ही एक पार्ट है। तो हम नहीं कह सकते हैं ये 30,000 इज नथिंग बट इंटरनल इक्विटी, इस 30,000 इज नथिंग बट इंटरनल इक्विटी। मतलब कंपनी ने जो रिटेंड किया, वो इक्विटी का जो बचा था 80,000 अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर था, उसमें से 50 क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 30 बचा के रखा। 30 क्या किया, बचा के रखा। था तो इक्विटी का ही ना। तो मुझे बताओ, अगर बचा के नहीं रखा होता तो मार्केट से इक्विटी रेस करना पड़ता। जो हम मार्केट से आईपीओ के थ्रू इक्विटी रेस करते हैं उसे एक्सटर्नल इक्विटी कहते हैं, और जो कंपनी रिटेन करती है, प्लाउ बैक करती है, उससे इंटरनल इक्विटी है। जो मार्केट रेस करते हैं आईपीओ के थ्रू, उससे हम एक्सटर्नल इक्विटी कहते हैं, और जो कंपनी प्लाउ बैक करती है उससे इंटरनल इक्विटी कहते हैं। इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी में एक मेन डिफरेंस है कि इंटरनल इक्विटी में कोई फ्लोटेशन कॉस्ट आता नहीं है, जबकि एक्सटर्नल इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट आता है। व्हाई डोंट वी कंसीडर ब्रोकरेज एंड पर्सनल टैक्स हियर? कॉमन सेंस। श्रेयांश बेटा मुझे बताओ, क्या 30,000 की इक्विटी को रेस करने के लिए कोई ब्रोकरेज या पर्सनल टैक्स आएगा? कि नहीं, पर्सनल टैक्स तो हो सकता है, लेकिन उसका एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया कहीं पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में या कैपिटल स्ट्रक्चर में, कहीं पे एक आध जगह मैंने लिया हुआ है, लेकिन ब्रोकरेज तो नहीं आएगा ना 30,000 को रेस करने के लिए। Why don't we consider brokerage and personal tax here? No sir, in retained earnings. नहीं श्रेयांश, पर्सनल टैक्स को मैं एक और जगह पे जब कॉन्सेप्ट लूंगा ना, तब समझाऊंगा कि पर्सनल टैक्स की ट्रीटमेंट क्या होती है। अभी इसके साथ कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। हाँ करेक्ट है, एक नंबर है, एक क्वेश्चन है। मुझे वहां अभी यहाँ पे मैं डेविएट हो जाऊंगा, टाइम कम बचा है, मैं ज्यादा बोलूंगा तो मैं ये भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा जो मुझे कंप्लीट करना है। मैं सिर्फ अभी इतना समझाने में, उस क्वेश्चन नंबर 27 पे आऊंगा तो डिस्कशन करूंगा पर्सनल टैक्स के बारे में। मुझे बताओ 30,000 का जो हम इक्विटी ये है, इसे हम इंटरनल इक्विटी कहते हैं। ये सब बच्चों को समझ में आया तो हाँ बोलोगे। एक और सेकंड क्वेश्चन भी सुन लो, इंटरनल इक्विटी और एक्सटर्नल इक्विटी में एक जो मेन डिफरेंस है वो फ्लोटेशन कॉस्ट का है। जब इंटरनल इक्विटी प्लाउबैक होता है तो हमें कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है, इंटरनल इक्विटी में फ्लोटेशन कॉस्ट 0 होती है। जबकि एक्सटर्नल इक्विटी जब रेस करते हैं आईपीओ के थ्रू, तो क्या फ्लोटेशन कॉस्ट आती है कि नहीं आती है? वहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट आती है। अब उसी बात को ध्यान में रखते हुए इंटरनल इक्विटी का भी नोटेशन क्या है? केई है। इंटरनल इक्विटी का भी नोटेशन क्या है? केई है। एक्सटर्नल इक्विटी का भी नोटेशन क्या है? केई है। मुझे बताओ, सीएपीएम मॉडल से जब आरई कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आरएफ प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट आरएफ माइनस आरएफ, आरएफ प्लस बीटा इंटू ब्रैकेट आरएफ माइनस आरएफ। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आपको? मुझे बताओ कि हाँ, क्या इंटरनल इक्विटी का के इज इक्वल टू आर ई होगा? और मुझे रीजन बताओगे? हाँ बोल के रीजन बताओगे। क्या इंटरनल इक्विटी का के इज इक्वल टू आर ई होगा? के इज इक्वल टू आर ई होगा? रीजन नो फ्लोटेशन कॉस्ट। करेक्ट है श्रेयांश, करेक्ट है। बाकी सब बच्चे हवा खा रहे हैं क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट, नो फ्लोटेशन कॉस्ट, सबका आंसर बराबर है। नो फ्लोटेशन, बिकॉज देयर इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। परफेक्ट है। मुझे बताओ, तो केई का फॉर्मूला, एक्सटर्नल केई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आर ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एफ। जब मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया था तो ये फॉर्मूला का लॉजिक बताया था। आर ई डिवाइड बाय 1 माइनस एफ। ये जब मैंने वो 800 रुपीज वाला एग्जांपल लिया था ना, 800 780, वहां पे इसका लॉजिक क्लियर किया था मैंने। आर ई डिवाइड बाय 1 माइनस एफ। अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो क्या आर ई इज इक्वल टू के हो जाएगा क्या? अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है तो क्या आर ई इज इक्वल टू के हो जाएगा? ऑल गुड एंड कनेक्टेड, वंडरफुल। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं, तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में जो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस है वो क्या है? यील्ड की है, ग्रोथ। शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशंस क्या है? डिविडेंड यील्ड की है प्लस ग्रोथ की है। ऑलवेज इंटरनल के इज इक्वल टू आर ई होगा क्या? ऑलवेज होगा, क्योंकि फ्लोटेशन कॉस्ट होता नहीं है।
लेकिन एक्सटर्नल केई में क्या P0 की जगह क्या नेट प्रोसीड्स लिख दोगे, क्या क्या लिख दोगे, नेट प्रोसीड्स लिखोगे क्या, बाकी फॉर्मूला वही का वही रहेगा, बाकी फॉर्मूला वही का वही रहेगा, बाकी फॉर्मूला वही का वही रहेगा। जहां P0 है वहां पे क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स, खत्म। जहां पे P0 क्या आ जाएगा, नेट प्रोसीड्स। और अच्छी बात ये है कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होगा तो P0 इज इक्वल टू क्या रहेगा, नेट प्रोसीड्स रहेगा, तो K इज इक्वल टू क्या रहेगा, RE रहेगा। करेक्ट है। अर्निंग यील्ड में E डिवाइडेड बाय P0 और 1 डिवाइडेड बाय P रेशियो चलेगा क्या, E डिवाइड बाय P0 या 1 डिवाइड बाय P रेशियो चलेगा क्या। अगेन इंटरनल के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RE हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, E डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स और लिखेंगे RE डिवाइडेड बाय 1 माइनस F। सर आपने यहां पे ये फॉर्मूला क्यों नहीं लिखा कि KE इज इक्वल टू RE डिवाइडेड बाय 1 माइनस F? इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ग्रोथ, यहां पे ग्रोथ था, क्या था, यहां पे ग्रोथ था, और यहां पे ग्रोथ नहीं है, यहां पे ग्रोथ नहीं है। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेंगे, आपका आंसर सेम आएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ये दोनों फॉर्मूला अप्लाई करके देख लेंगे, आपका आंसर सेम आएगा। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऑलवेज जब भी फॉर्मूला रिकलेक्ट करना है, ये टेबल सामने लेके आना, आपके टेबल आपके सामने लेके आ जाना, आपको सारी बातें रिकलेक्ट हो जाएगी, जो जो मैंने डिस्कशन किया है सारी बातें का रिकलेक्शन हो जाएगा। ये फॉर्मूला, ये बस टेबल सामने लेके आना, ये तीन फॉर्मूले आपके एफएम की जान है, आपके अकाउंट्स के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा काम में आएंगे। अगर कहीं पे डाउट है, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में आया तो डाउट पूछोगे फटाफट। समझ में आया तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ में डाउट पूछोगे फटाफट। ओके ओके, सभी बच्चे बोल रहे सर क्लियर है, सर क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो उन बच्चों से मैं वापस एक बार रिक्वेस्ट कर देता हूं कि आपको एफएमसीए में समझने के लिए दिक्कत आ रही है, इवन दो अपने बच्चे भी ना हो, कोई बाहर की एकेडमी के बच्चे भी हो तो भी चलेगा। मैं 10th मई से मैं यूट्यूब पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो एफएमसीए में की एक्सक्लूसिव सीरीज होगी, जहां पे मैं जिन जिन बच्चों को जिन जिन टॉपिक पे डिस्कशन है, मैं एवरीडे तो नहीं, मंडे टू थर्सडे 45 मिनट्स के लिए मैं ऑलवेज लाइव आऊंगा और मैं उन टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए चलूंगा। मैं उसका एक सेपरेट ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, तो जिसको भी इंटरेस्ट है वो ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा बेटा। और मैं एफएमसीए की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, एंड दैट विल बी स्पेसिफिकली फॉर दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए। जून अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, दिसंबर अटेम्प्ट स्टूडेंट्स के लिए है। तो उनके लिए एक सीरीज रहेगी, और ये सीरीज लाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जिन बच्चों का पीछे का मिस आउट हुआ है वो कवर भी होते हुए चलेगा। और उस बातों को ध्यान में रखते हुए, और वो सीरीज में यूट्यूब पे है तो एनीवन कैन ज्वाइन। और जेन्युइनली अभी भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उन बच्चों से, जहां दिक्कत आ रही है मुझे इमीडिएट कॉल करोगे, या हम वापस एक कॉल ले सकते हैं, मैं जूम पे वापस लाइव आऊंगा और समझा दूंगा कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। कोई लेक्चर मिस आउट हुए हैं, कुछ भी है, तो मेरे साथ डिस्कशन करोगे तो हम डिस्कशन करके उसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बेटा। ओके, तो मेरे हिसाब से विल सी यू ऑन मंडे। अब सीधा कब मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे बेटा, मंडे को मिलेंगे। यहाँ तक की बातें क्लियर हैं, बस जितना मैं करा रहा हूँ उतना क्लियर रखना। हाँ, एक नए जोश और जुनून के साथ, अपने अब्बर सर का डायलॉग, एक नए जोश और जुनून के साथ मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर। मैं स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग कर देता हूँ बेटा, मैं एंड मीटिंग करता हूँ। नहीं, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप करना होगा, पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं।